हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग। देखिए, प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है कि प्लांट ब्रीडिंग को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा टेक्निक है, ऐसा आर्ट है या फिर ऐसा साइंस है कि कुछ भी कह सकते हैं हम इसको, कि प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये साइंस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, प्लांट का जो जेनेटिक मेकअप है उसमें कुछ चेंज करते हैं और इस तरीके से चेंज करते हैं कि वो जो चेंज है हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ठीक, तो इन सारी बातों कहने का क्या मतलब है। देखिए, कोई भी प्लांट है, मान लीजिए यही हमारा प्लांट है, तो इस प्लांट में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक होता है तो उसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है, इसका जेनेटिक मेकअप रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये प्लांट क्या है, बहुत ज़्यादा यील्ड देता है, मतलब उपज बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, तो इसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, जीन से क्या बोलता है, अल्टीमेटली प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन से ही सारे काम होते हैं। मतलब सिंपली कह सकते हैं कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है तो उसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये प्लांट क्या है, बहुत ज़्यादा यील्ड देता है। ये प्लांट क्या है, डिजीज़ रेसिस्टेंस है, मतलब इस पे कोई जो डिजीज़ होते हैं उनका उतना असर नहीं होता है, रेजिस्टेंस है ये। तो ये प्लांट बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसके जीन्स बहुत अच्छे हैं। वहीं एक हमारे पास कोई दूसरा प्लांट है। अब ये जो प्लांट है ये क्या है, ये बहुत ही डिजीज़ सेंसिटिव है, इसको डिजीज़ बहुत जल्दी चपेट में आ जाता है, इन्फेक्शन की चपेट में आ जाता है। इसकी यील्ड भी कुछ खास अच्छी नहीं है, तो इसके लिए भी इसके जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इसके जीन्स वैसे नहीं है, उतने स्ट्रॉन्ग जीन्स नहीं है। तो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इस प्लांट को प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से, प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक के माध्यम से इसके जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंज करेंगे। ठीक, और वो चेंज हम इस तरीके से करेंगे कि ताकि क्या हो, कि हमें इकोनॉमिकल फ़ायदा हो, हमें फ़ायदा पहुँचे, उससे हमारे लिए बेनिफिशियल हो। अब फ़ायदा कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये गेहूँ का क्रॉप है, ठीक है, गेहूँ है, ये व्हीट है। तो अब कोई व्हीट का हम खेती कर रहे हैं, फार्मर खेती कर रहा है, उसका यील्ड बहुत बढ़िया नहीं होगा, ऊपर से वो डिज़ीज़ सेंसिटिव होगा, बहुत ज़्यादा उसको बीमारी की चपेट में आ जा रहा है, तो क्या होगा, फार्मर को घाटा होगा। तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के माध्यम से इसके जीन्स पे जाकर, इसके जेनेटिक मेकअप में जाके साइंटिस्ट क्या करेंगे, कुछ ऑल्टरेशन करेंगे, कुछ चेंजिंग करेंगे, ताकि इसके यील्ड की जो क्षमता है वो बढ़ जाए। ठीक है, डिज़ीज़ ये सेंसिटिव की जगह डिज़ीज़ रेसिस्टेंस बन जाए। तब जब ये ज़्यादा प्रोडक्शन देगा, जब यील्ड इसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतना डिज़ीज़ इसके चपेट में जल्दी नहीं आएगा, तो हमारे लिए फ़ायदा हुआ ना, तो बेनिफिशियल हुआ हमारे लिए। तो यही क्या है, प्लांट ब्रीडिंग है। मतलब प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम प्लांट के जेनेटिक लेवल पे जाकर उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, और वो चेंजेस करने से हमें क्या होता है, बेनिफिट होता है, हमें इकोनॉमिकल फ़ायदा होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से, एक तो हम ये प्लांट को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा क्या करेंगे, हम इस प्लांट में इस अच्छे वाले प्लांट की जीन्स उठाकर इसमें डाल देंगे जी। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से हाइब्रिडाइजेशन करवा के किसी बढ़िया जो बहुत सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट है उसके जीन्स इसमें डाल देंगे। तो वो भी तो एक तरीके से क्या हुआ, जेनेटिक लेवल पे जाके ही चेंज करना हुआ। तो वो हमें क्या होगा, इकोनॉमिकल उससे फ़ायदा होगा, यील्ड जितनी ज़्यादा अच्छी होगी तो फार्मर को उतना फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है प्लांट ब्रीडिंग। ठीक, तो ये पूरा सब कुछ हमारे समझने के लिए था, और आप डेफिनेशन भी ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही डेफिनेशन है कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, हमारी एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी साइंस है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, प्लांट की जेनेटिक लेवल पे जाकर उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। तो ये हुआ हमारा प्लांट ब्रीडिंग। देखिए, इसकी डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला डेफिनेशन पढ़िए कि प्लांट ब्रीडिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चेंजिंग द जेनेटिक्स ऑफ प्लांट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है, प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट है, एक साइंस है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, जो प्लांट का जेनेटिक्स है उसको चेंज किया जाता है ताकि हम उसमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ला सकें। ठीक, जैसे हमारा ये छोटू सा प्लांट था, तो इसमें क्या हम कैरेक्टरिस्टिक्स लाना चाहते थे कि ये ज़्यादा यील्ड दे, ज़्यादा डिजीज़ सेंसिटिव ये ना रहे, तो उसको हमने क्या किया, प्लांट ब्रीडिंग से उसको ठीक कर दिया। वो उसकी बीमारी थी, ये दवाई है प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग का ये एक डेफिनेशन हो गया कि प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट या फिर साइंस होती है जिसके माध्यम से हम प्लांट की जेनेटिक्स को चेंज करते हैं, जेनेटिक्स में कुछ चेंजेस लाते हैं ताकि हम डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर ला सकें।
ठीक है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है। तो प्लांट ब्रीडिंग इज द purposeful manipulation of qualities in plants to create new varieties with a set of desired characteristic। तो ये भी डेफिनेशन बहुत बढ़िया है कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, पर्पसफुल मैनिपुलेशन होता है, मतलब जानबूझकर किया गया चेंज। ठीक है, पर्पसफुल मतलब जानबूझकर और मैनिपुलेशन मतलब चेंजिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग की पर्पसफुल मैनिपुलेशन होता है प्लांट्स में क्वालिटीज की, मतलब प्लांट में जो भी क्वालिटीज है तो हम उसमें जानबूझकर कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, कुछ चेंज करेंगे ताकि नई वैरायटीज बन सके जिसमें क्या हो, जिसमें और ज़्यादा डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट हो। ठीक, जैसे हमारे पास यही वाला प्लांट था, ये वाला प्लांट था, तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी ब्रीडिंग करवा देंगे, प्लांट ब्रीडिंग करवाएंगे तो इसके माध्यम से हमारे पास क्या होगा, एक और बढ़िया प्लांट आ जाएगा, इसकी क्वालिटीज़ बढ़िया वाली क्वालिटीज़ इसमें होंगी। तो प्लांट ब्रीडिंग की ये भी एक डेफिनेशन है कि क्या है, ये एक पर्पसफुल मैनिपुलेशन होता है प्लांट की क्वालिटीज़ में ताकि एक और बढ़िया नई वैरायटी हम ला सके जिसके पास क्या हो, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो, बहुत बढ़िया वाले जैसा हम कैरेक्टरिस्टिक चाहते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक हो। ठीक, तो ये तो हुआ प्लांट ब्रीडिंग का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग की एम्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या है या फिर इसको आप एडवांटेज में, इम्पोर्टेंस में, ये सारी चीज़ें ये सारे पॉइंट्स इसी के अंडर आएंगे। ठीक, क्योंकि हमारी प्लांट ब्रीडिंग का जो एम है, जब हमें उससे फ़ायदा पहुंचता है तो हमें उससे फ़ायदा पहुंचा भी है तो वो हमारी एडवांटेज में आ जाएंगी। तो एम्स, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, इम्पोर्टेंस सब कुछ इस वाले पॉइंट से कवर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, तो द एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज टू डेवलप अ वैरायटी that combines as many of the desirable and beneficial characteristic of economic value as possible। तो जो मेन एम है ना प्लांट ब्रीडिंग का, वो क्या है कि एक ऐसी वैरायटी को डेवलप करना। वैरायटी से क्या मतलब, कोई भी गेहूं है, चावल है, मतलब कोई भी क्रॉप है, प्लांट है, तो उसकी एक ऐसी वैरायटी बनाना जिसमें क्या हो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जो बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक हो सके उस प्लांट में, उस क्रॉप में आ जाए। ठीक, तो ये मेन एम होता है, मतलब ये हमारे पास एक प्लांट है तो इस प्लांट में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक हम इस प्लांट में ला दें और वो क्या हो, जितना ज़्यादा हमें इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक फ़ायदा उसे पहुंच सके। तो ये मेन एम होता है किसका, प्लांट ब्रीडिंग का। मतलब ये हमारा प्लांट है तो हम क्या कर चाहते हैं, कोई भी प्लांट है हमारे पास, मान लीजिए कोई कैश क्रॉप है तो हम उसमें चाहेंगे, या फिर क्रॉप है, ग्रेन्स है कुछ भी, तो हम ये चाहेंगे ना कि उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा हो, वो जो उसके सीड वगैरह हो वो बहुत बड़े हों, मतलब बहुत साइज़ में बड़े हों, उसके अलावा बहुत जल्दी वो क्या हो, मैच्योर हो जाए ताकि सीज़न जल्दी जल्दी उसका हम कर सकें, क्रॉप और प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, डिजीज़ सेंसिटिव ना हो। तो मतलब जितना ज़्यादा हम कैरेक्टरिस्टिक चाहते हैं, बढ़िया वाले कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम क्या कर सकें, उस प्लांट में, उस क्रॉप में ला सके और वो उतना ज़्यादा हमें इकोनॉमिक फ़ायदा पहुंचा सके एज़ पॉसिबल। तो ये मेन एम होता है किसका, हमारे प्लांट ब्रीडिंग का। ठीक, तो क्या क्या और एम है और किस तरीके से ये हमें फ़ायदा पहुंचाता है। तो देखिए सबसे पहला, इंक्रीज इन यील्ड। यील्ड में इंक्रीज करना इसका एम होता है और उससे हमें फ़ायदा पहुंचा भी है। यील्ड मतलब जो उपज होती है। तो देखिए only high yielding varieties are selected from the newly developed mutant और hybrid varieties। तो प्लांट ब्रीडिंग जब हम करते हैं तो हमारा मेन एम यही रहता है कि सबसे बढ़िया वाले, सबसे ज़्यादा यील्ड देने वाले प्लांट की जो वैरायटी है उसको चूज़ करें। ठीक है, या फिर जो नया डेवलप किया जाता है वैरायटी, तो उसमें से भी हमारा क्या एम रहता है, मतलब प्लांट ब्रीडिंग का एम यही है कि सबसे ज़्यादा जो बढ़िया यील्ड वाली है, हाईएस्ट यील्ड देने वाली है, उसको हम चूज़ कर सकें। ठीक है, और जो हायर यील्ड वाले प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं वो कई सारे हो सकते हैं, मतलब ग्रेन मतलब अनाज वाला, फाइबर, फॉडर, ऑयल, टिम्बर, फ्रूट, मतलब एक बहुत ही लार्ज रेंज है हमारे पास हर प्लांट का हायर यील्ड। अब हर चीज़ इसमें ज़रूरी ही है, बताइए, ग्रेन अनाज तो ज़रूरी ही है, फाइबर ज़रूरी है हमारे लिए, फॉडर का भी यील्ड ज़रूरी है ताकि पशुओं को भोजन मिल सके, ऑयल, टिम्बर, हर चीज़ तो ज़रूरी ही है। तो जितना ज़्यादा, क्योंकि डिमांड उतनी ज़्यादा है उसकी, तो प्लांट जो ब्रीडिंग का एम है इन सब का यील्ड को बढ़ाना, मतलब सबकी यील्ड को बढ़ाया जा सके, ये एक एम है इसका। उसके बाद नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड क्वालिटी, और वो भी एम की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि ये जो नेशन वाइज वेरी करती रहती है। जैसे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो एज अ डेवलपिंग नेशन हमारी कंट्री में जो मेन एम ये है, पहला एम यही है कि जो यील्ड है
इंक्रीज़ करे, वो यील्ड जितना ज़्यादा हो सके वो बढ़े, ठीक। उसके बाद है कि क्वालिटी को और बढ़िया बनाया जा सके। वहीं जो डेवलप्ड नेशंस होती हैं तो उनकी क्या होती है, मेन एम रहती है कि हम क्वालिटी को और ज़्यादा बेहतर बनाएँ। उसके बाद उनके दूसरे नंबर पे है कि हम यील्ड को बढ़ाएँ, ठीक। तो थोड़ी प्रायोरिटीज़ थोड़ी इधर-उधर है, नहीं तो एम सबका एक ही है, ठीक। तो यील्ड में तो ये हो गया कि यील्ड को जितना ज़्यादा हो सके उतना बढ़ाया जा सके हर प्रोडक्ट का। उसके बाद क्या होता है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। जो भी क्वालिटी है, कोई भी प्लांट है, क्रॉप है, ग्रेन है, तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। अब क्वालिटी को इम्प्रूव करने से क्या मतलब है कि हमको क्वालिटी में क्या इम्प्रूव करना है प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से। तो क्वालिटी रिगार्डिंग साइज, शेप, कलर, फूड वैल्यू, टेस्ट, ये सारी चीज़ों का हमें क्या करना है, क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है। ग्रेन का जो साइज़ होता है, जो चावल है, दाल है या फिर कोई भी व्हीट है, तो उसकी ग्रेन को साइज़ को बढ़ाना, ठीक है। तुसा है तो इसका क्या मतलब थोड़ा बड़ा हो, ठीक। इसके अलावा उसका शेप भी परफेक्ट होना चाहिए, कलर भी परफेक्ट होना चाहिए, फूड जो उसका वैल्यू है वो बढ़िया होना चाहिए, टेस्ट भी बढ़िया होना चाहिए। मतलब कई सारी देखिए हमारे पास ही गेहूँ की, चावल की वैराइटीज़ हैं, सबका टेस्ट अलग-अलग होता है, सबका प्रेफ़रेंस अलग-अलग होता है, किसी को पर्टिकुलर वैराइटी का ही गेहूँ या चावल मतलब बढ़िया लगता है, ठीक है? तो ये सारी जो क्वालिटी है इनको इम्प्रूव करना प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एम है, ठीक है? फूड ग्रेन्स में, वेजिटेबल्स में और फ्रूट में, ठीक है? और प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से ये चीज़ अचीव भी की गई है, ठीक। द कलर्स, size, vitamin and juice content in mango, higher sugar content in sugarcane and protein content in pulses, the fine fiber in cotton etc can be obtained by plant breeding। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक। तो इम्प्रूव्ड क्वालिटी में क्या है कि हमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो कुछ एग्जांपल्स पे तौर पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो मैंगो में जूस कंटेंट है उसकी क्वालिटी को, उसका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना, शुगर केन में शुगर कंटेंट को बढ़ाना। देखिए शुगर केन में शुगर कंटेंट ही नहीं होगा तो उसका क्या मतलब है, तो उस चीज़ को इंक्रीज़ करना, उसकी क्वालिटी को बढ़िया करना। पल्सेस में जो प्रोटीन का कंटेंट है उसको, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना कि जो भी पल्स हम लें, दालें लें तो प्रोटीन कंटेंट उसमें भरपूर मात्रा में हो। वहीं जो कॉटन है उसका फाइबर बहुत ही फाइन हो, ठीक। ये सारी चीज़ें प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से इम्प्रूव की जाती हैं, करी जा रही हैं, ठीक। और ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है। अब प्रोडक्ट के हिसाब से क्वालिटी अलग-अलग है। जैसे कॉटन है तो कॉटन का फाइबर जितना फाइन रहेगा उतनी बढ़िया क्वालिटी होगा। तो हमें बेसिकली जो चीज़ है उसको और इम्प्रूव करना है, उसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करना है, ठीक। पल्सेस में प्रोटीन का कंटेंट और हम बढ़ाएँ, ठीक, ताकि अगर कम मात्रा में भी पल्सेस लें तो भरपूर मतलब भरपाई हो सके प्रोटीन की, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। उसके बाद क्या है, इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, हमारा जो प्लांट की हाइट होती है, टिलरिंग होती है, ब्रांचिंग होती है, मतलब इरेक्टिंग, ट्रेलिंग, जो भी जो प्लांट का पूरा एस्पेक्ट है, मॉर्फोलॉजी जो है उसके स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्या है, एम है। उसके बाद है रेसिस्टेंस टू डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट। तो ये तो हाँ, तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी प्लांट है, क्रॉप है, उसको क्या है, जो भी इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, माइक्रोब्स हैं, उनसे रेजिस्टेंस को कम करना, उन प्लांट को रेजिस्टेंस बनाना उससे, ताकि उन पे कोई ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो, उन पे उसकी चपेट में वो ना आए। तो क्या करते हैं, जो भी वायरसेस हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, नेमाटोड, ये सारे जो माइक्रोब्स हैं वो प्लांट में क्या करते हैं, डिजीज़ फैलाने का काम करते हैं। तो कुछ जो प्लांट वैराइटीज़ हैं उनके जीनोटाइप में क्या होती है, ऐसी वैराइटीज़ होती हैं जो उन्हें इन पैथोजन से रेसिस्टेंट बना देती है, माने मतलब इन पैथोजेंस का उस प्लांट पे कोई असर नहीं होता है, ठीक है। या फिर कोई और भी पेस्ट है, पेस्टिसाइड है, तो ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, हम रेसिस्टेंट स्ट्रेन कहते हैं। और क्रॉप ब्रीडिंग के माध्यम से हम ऐसे प्लांट बनाते हैं, ठीक, जो क्या होते हैं, रेसिस्टेंस स्ट्रेन के होते हैं, मतलब ये माइक्रोब्स के या डिजीज रेसिस्टेंस होते हैं वो प्लांट। तो ऐसे प्लांट को बनाया गया भी है और ऐसा बनाना फ्यूचर में भी क्या है, एक इसका एम है, ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद है एडेप्टेबिलिटी टू न्यू रीजन्स एंड क्लाइमेट। तो नए नए एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो प्लांट क्या करे, अडेप्ट कर जाए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एम है, ठीक। मान लीजिए कि अगर एक पर्टिकुलर रेंज में ही वो प्लांट हमेशा से ग्रो कर रहा है और यहाँ पे कोई दिक्कत हो गया कि अब ये ग्रो नहीं कर पा रहा है, कुछ भी क्लाइमेट चेंज होने की वजह से या कोई भी चीज़ होने की वजह से, तो यहाँ पे वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये कहीं और सर्वाइव नहीं कर पाएगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी। या अगर ये एक पर्टिकुलर जोन में ही क्या हो गया है, बंद गया है, तो
नए रीजन्स में, नए क्लाइमेट में अडेप्ट करवाना प्लांट को, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एम है किसका, प्लांट ब्रीडिंग का। तो ड्रॉट रेजिस्टेंस वैरायटीज में बी डेवलप बाय चेंजिंग द जीनोटाइप ऑफ प्लांट। तो प्लांट की जीनोटाइप को चेंज करके ड्रॉट रेजिस्टेंस वैरायटीज बनाई जा सकती हैं प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से। मतलब ड्रॉट रेजिस्टेंस, ड्रॉट वाले एरियाज में भी वो प्लांट क्या कर पाए, सर्वाइव कर ले, कम पानी वाले एरिया में भी सर्वाइव कर ले। तो ये चीज़ उनकी जीन लेवल पे जाके चेंज की जा सकती है प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से। उसके बाद क्या है, एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो कुछ प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वो। तो उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कोई ह्यूमन या फिर एनिमल अगर खा लेता है तो उसकी तो जान चली जाएगी। तो ऐसे प्लांट्स में उस टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह जो जीन है रिस्पॉन्सिबल है सिक्रेशन के लिए, तो उसको जाके चेंज करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट है। तो प्लांट दैट प्रोड्यूस हार्मफुल मेटाबोलाइट्स कॉजिंग हार्म टू मैन एंड एनिमल कैन बी रिड्यूस। तो इसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वैरायटीज़ फॉर सलाइन सॉइल। तो ऐसे सॉइल जहाँ पे सैलिनिटी, जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर बहुत सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो वहाँ पे तो वेजिटेशन नहीं हो पाएगी, वेजिटेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा प्लांट वगैरह। तो ऐसे प्लांट को प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से बनाना है जो क्या कर पाए, सलाइन एरियाज में भी वो क्या कर पाए, रह पाए, सर्वाइव कर पाए। तो सैलिनिटी रेजिस्टेंस उनको बनाना है। तो देखिए सलाइन सॉइल्स आर जनरली लेस फर्टाइल। जो सलाइन सॉइल्स होते हैं वो जनरली लेस फर्टाइल होते हैं, उतने उपजाऊ नहीं होते हैं। तो हाइब्रिड प्लांट्स में बी ऑब्टेन दैट कैन टॉलरेट सैलिनिटी। तो हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से कुछ ऐसे हाइब्रिड प्लांट बनाए जा सकते हैं जो क्या कर सके, सैलिनिटी को टॉलरेट कर सके। इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज यूज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो इससे क्या होगा कि जिस एरिया पे सलाइन एरिया पे एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है, तो जब ऐसे हाइब्रिड प्लांट बना दिए जाएंगे या बनाए जा रहे हैं जो सलाइन एरिया पे भी ग्रो हो जाए, तो हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड एरिया है वो भी बढ़ेगा। ठीक, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से लैंड उतना अवेलेबल नहीं है, ऊपर से कुछ लैंड अगर सलाइन हो गया है तो दिक्कत की बात है। तो अगर हम ऐसे हाइब्रिड क्रॉप बना दें जो सलाइन एरिया में भी ग्रो करे, फिर तो अच्छी बात होगी, जो एग्रीकल्चर लैंड एरिया है वो बढ़ेगा, उसका यूज़ बढ़ेगा। तो ये एक हो गया। उसके बाद सेंसिटिविटी टू लाइट एंड टेम्परेचर। तो क्या होता है कि कुछ वैरायटीज़ है जैसे राइस और वीट की ही हो गई, तो ये क्या है कि इन लाइट सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। मतलब कुछ एरियाज़ में अगर लेस अवेलेबल है लाइट टेम्परेचर तो वो बढ़िया से ग्रो नहीं करती हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से ऐसी वेराइटीज़ को डेवलप किया जाना है। मतलब इसका एम है कि डेवलप करें जो लेस लाइट में, टेम्परेचर में भी कल्टीवेट हो सके, ग्रो हो सके। तो ये सारी देखिए कुछ हमारे क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स, एम, एडवांटेज, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं। तीनों जगह पे वो चीज़ है कि प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं या फिर एडवांटेजेस हैं इसके। अब देखिए मेथड की बात करते हैं कि मेथड क्या है प्लांट ब्रीडिंग का, स्टेप्स क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट कि इंडिया में क्या है कि प्लांट ब्रीडिंग कहाँ कहाँ, पहली बात तो ये करवाई जाती है। तो देखिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में, यहाँ पे होता है प्लांट ब्रीडिंग का प्रोग्राम कराया जाता है। फिर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में, शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में, और भी इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च स्टेशंस हैं वहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स किए जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जब भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है, तो कुछ बातें जो हैं वो ध्यान में रखी जाती है। मतलब जो भी जहाँ पे भी किया जाता है, तो प्लांट का हैबिटाट, उसका लाइफ साइकिल, उसका फ्लोरल स्ट्रक्चर और क्या मोड है उसका रिप्रोडक्शन का, प्लांट ब्रीडिंग की जाएगी। मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन ही करवाया जा रहा है तो उसके बारे में पूरी जानकारी तो होनी चाहिए। तो ये सारी बातें प्लांट ब्रीडिंग के दौरान ध्यान में रखी जाती हैं। इसके अलावा द सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी फॉर सिलेक्शन एंड क्रॉसिंग शुड बी केप्ट इन माइंड। तो वेरिएबिलिटी का अगर उसमें कुछ वेरिएशन आता है तो उसका क्या सोर्स हो सकता है, ये सारी बातें भी। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, अब बेसिकली हम प्लांट ब्रीडिंग में क्या कर रहे हैं, क्रॉप को इम्प्रूव ही कर रहे हैं, नई वैरायटी बना के या फिर उसी चीज़ को इम्प्रूव करके। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे प्लांट इंट्रोडक्शन हो गया, सेलेक्शन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन,
पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग, इंड्यूस म्यूटेशन, हेट्रोसिस, जीन टेक्नोलॉजी, ये सारी क्या है, ये सारी ये चीज़ें प्लांट ब्रीडिंग के अलग अलग एस्पेक्ट हैं। ठीक, तो जैसे अगर आप सिलेबस में हमारे देखें तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन, सेलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, तो इनको हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ना प्लांट इंट्रोडक्शन वाला, तो ये देखिए ये 4th सेमेस्टर में भी टॉपिक था प्लांट इंट्रोडक्शन वाला, तो उसका वीडियो अभी भी है, तो वो चीज़ आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन का क्या होता है, प्रोसेस, एक्लिमेटाइजेशन, वो चीज़ है, तो वो चीज़ आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक, तो उसके अलावा और जो चीज़ें हैं ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में आने वाली, प्लांट ब्रीडिंग में आने वाले डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है, मतलब ये सारी चीज़ें प्लांट ब्रीडिंग के अंदर परफॉर्म की जाती हैं। अब आते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग का स्टेप क्या क्या है, कैसे कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है, एक ओवरव्यू हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला मतलब प्लांट ब्रीडिंग जब भी परफॉर्म की जाती है तो क्या स्टेप होता है, तो सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। तो वेरिएशंस आपको कलेक्ट करने हैं, जितना तरह का हो सकता है आपको, एक वाइड रेंज का वेरिएबिलिटी, एक वैरायटीज जो हो सकती है आपको कलेक्ट करना है। उसमें से सबसे बढ़िया वाला आप चूज़ करेंगे। ठीक, क्योंकि आपको क्या करना है, बेसिकली आपको सबसे बढ़िया जो हो सकता है उसको चूज़ करना है। तो आपको पहले तो एक वैरायटी को क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए द फर्स्ट स्टेप इन प्लांट ब्रीडिंग इज टू कलेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट वेराइटीज और वाइल्ड स्पीशीज दैट कंटेन द डिजायर्ड ट्रेट्स और जीन्स फॉर इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग में, कि एक वाइड रेंज, जितना ज़्यादा हो सके उतनी प्लांट वेराइटीज़ या फिर वाइल्ड स्पीशीज़ को क्या करना है, कलेक्ट करना है, जिसमें से आप क्या करेंगे, डिजायर्ड ट्रेट या फिर जीन्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जो वेराइटीज़ हैं उसको आपको कलेक्ट करना है। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी अवेलेबल फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करने का मौका मिलेगा, जो हम ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से करना चाहते हैं। अब आप 50 तरह की वैरायटीज़ ढूंढ के लाएंगे, ठीक है, उसमें से सबसे बढ़िया वाला आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपके पास जो चीज़ रिजल्ट निकल के आएगी तो वो और ज़्यादा इन्हेंस्ड कैरेक्टरिस्टिक वाली होगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको जितना ज़्यादा वैरायटीज़ हो सकी उसको कलेक्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है इवेल्युएशन एंड सेलेक्शन ऑफ पेरेंट। तो एक बार जब आपने इतना सारा डाइवर्स जो वैरायटी है, जीन की जेनेटिक वैरायटी है, आपने उसको कलेक्ट कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको जो भी आपने प्लांट इकट्ठा किया है, जो भी जितने वेराइटीज़ की इकट्ठा किया है आपने, तो उसको आपको इवेलुएट करना है। ठीक है, इवेलुएट करने का मतलब है कि अब आपने प्लांट जो ले लिया, मान लिया आपने 20 तरह के प्लांट ले लिए, 20 वेराइटीज़ की प्लांट ले लिया आपने, तो आप अब सबको चेक भी तो करना पड़ेगा कि इसका यील्ड कैसा है, डिजीज रेसिस्टेंट की क्षमता कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसा है, ये सारी बातें पता करनी पड़ेगी। तो जो भी आपने वैरायटीज़ कलेक्ट की हैं उसके बाद क्या होता है, उसका इवैल्यूएशन होता है। तो इवैल्यूएशन करने के बाद फिर पेरेंट्स का सिलेक्शन होता है। ठीक है, आपने 20 प्लांट क्या किए, इकट्ठा किए, 20 वैरायटीज़ की प्लांट इकट्ठा किए आपने। उसके बाद आप सबको इवैल्यूएट करेंगे कि इसका यील्ड कैसा है, डिजीज रेसिस्टेंस की क्षमता कैसी है, क्वालिटी इसकी कैसी है, ये सारी बातें पता करेंगे। उसके बाद जो सबसे बढ़िया वाला होगा उसको पेरेंट के तौर पे चूज़ करेंगे। ठीक है, पेरेंट पे पेरेंट के तौर पे चूज़ करेंगे, मतलब वो आपस में जब इनकी ब्रीडिंग करवाई जाएगी, सबसे बढ़िया ट्रेड वालों को आप चूज़ करेंगे। तो फिर मान लीजिए 2 पेरेंट को आपने चूज़ किया, तो अब इनकी ब्रीडिंग करवाई जाएगी, तो इससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो बढ़िया क्वालिटी वाला होगा। तो इवैल्यूएशन करने के बाद क्या करते हैं आप, इवैल्यूएशन करने के बाद पेरेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है, विद कॉम्प्लीमेंट्री और डिज़ायरेबल ट्रेड्स आर सेलेक्टेड फॉर क्रॉसिंग। ठीक, जो भी डिज़ायरेबल ट्रेड आपको मिलेंगे, मान लीजिए आपको एक पेरेंट में मिला कि बहुत ज़्यादा यील्ड है और एक पेरेंट में मिला कि डिजीज रेसिस्टेंस है, तो दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो जो नया प्लांट बनेगा उसके पास तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक होंगी, तो आपको तो यही चीज़ चाहिए। ठीक, तो ये दूसरा स्टेप होता है। अब पेरेंट्स को भी सेलेक्ट किया जाता है ना, तो एक चीज़ है कि मेल और फीमेल किसको बनाया जाता है प्लांट को, तो एक पॉइंट आपको याद रखनी है कि जिसके ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक आपको चाहिए होते हैं ना उसको फीमेल बनाना होता है। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि हाई यील्ड वाले को, मतलब ज़्यादा यील्ड वाले को कैरेक्टरिस्टिक आपको ज़्यादा चाहिए, तो उस प्लांट को आप क्या बनेंगे, फीमेल प्लांट को बनाएंगे। जिसका आप हाई यील्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक लेना चाहते हैं तो उसका जो जीन है ना फीमेल प्लांट, उसको बना देंगे आप। ठीक, क्योंकि फीमेल प्लांट से साइटोप्लाज्म आता है, ठीक है, इसलिए साइटोप्लाज्म का कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए ये चीज़ हुआ। तो क्या हो गया, आपने
पहले तो वैरायटीज कलेक्ट करी, उसके बाद आपने इवेलुएट करने के बाद पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लिया। ठीक, तो अब आपने क्या कर लिया है, पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लिया। आपको जो आपके डिजायरेबल ट्रेट चाहिए थे आपने वैसे पेरेंट को सेलेक्ट कर लिया है। अब क्या होगा, अब हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाएगा सेलेक्टेड पेरेंट्स में। जो भी आपने पेरेंट्स सेलेक्ट किया है तो अब हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाएगा। तो इन दिस स्टेप सेलेक्टेड प्लांट्स आर क्रॉस टू क्रिएट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो इस क्या किया जाता है तीसरे स्टेप में, जो भी आपने पेरेंट चूज किए अब इनका क्रॉस करवा के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करवाएंगे। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग पोलन फ्रॉम द मेल पेरेंट टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पेरेंट, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड फ्रॉम बोथ पेरेंट। तो चूंकि प्लांट का है तो आपको पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा, और ये पॉलिनेशन आप कंट्रोल रूप से करवाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलन जो होता है उसको मेल पेरेंट से एंथर से उठा के फीमेल की स्टिग्मा पे डालना पड़ता है। ठीक, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो तीसरा स्टेप में ये होता है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। उसके बाद चौथा स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। फिर ऑफस्प्रिंग जो बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके बाद क्या होगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो जो ऑफस्प्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन आर इवेलुएटेड एंड सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द डिजायर्ड ट्रेट। अब जितने ऑफस्प्रिंग बनेंगे अब उसको इवेलुएट किया जाएगा कि किसमें डिजायरेबल ट्रेट आए हैं। किस वाले प्लांट में हमारा डिजायरेबल ट्रेट क्या था कि डिजीज रेसिस्टेंस हो और हाइयर इल्ड वाला हो। तो अब ये चेक किया जाएगा कि कौन कौन से प्लांट में हमारा जो डिजायरेबल ट्रेट था वो आया है। दिस सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व मल्टीपल जनरेशंस ऑफ ब्रीडिंग टू एंश्योर द स्टेबिलिटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ द डिजायर्ड ट्रेट। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है कि किस प्लांट में हमारा जो डिजायरेबल ट्रेट था, कैरेक्टर था जो हम चाहते थे वो आया है, तो इसके लिए कई सारी जनरेशंस होती हैं। ठीक है, अब उनकी सेल्फिंग करवाई जाएगी, करवाते करवाते कई सारी जनरेशन के बाद हमको एक बढ़िया, एक हमें कह सकते हैं कि होमोजाइगस मिल जाएगा। होमोजाइगस मतलब जिसमें हम प्योर चाहते हैं ना कि हाई इल्ड वाला और डिजीज रेसिस्टेंस वाला प्लांट मिले, तो वो मिल जाएगा। तो बेसिकली सिलेक्शन और टेस्टिंग में क्या किया जाता है कि जो ऑफस्प्रिंग बना है तो उसको इवेलुएट किया जाता है कि किसमें हमारे डिजायरेबल ट्रेट है, सेलेक्ट किया जाता है। और ये सिलेक्शन कई जनरेशन तक किया जाता है। ठीक है, कई जनरेशन के बाद हमें मिलता है। उसके बाद क्या होता है, टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। तो क्या होता है, जो सेलेक्टेड रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं, मतलब जो हमारे ऑफस्प्रिंग बने हैं जिसको हमने सेलेक्ट किया है। ठीक, अब मान लीजिए कई सारी जनरेशन के बाद आपको मिल गया कि हाँ ये वाला मेरा डिजायरेबल करेक्टर वाला प्लांट आपको मिल गया। अब एक तो मिलेगा नहीं ना, आप कई सारा करवाया जाएगा तो कई सारा मिलेगा। तो मतलब आपको ऐसे प्लांट मिल जाएंगे जो आपके डिजायरेबल करेक्टर वाले थे, हाईएस्ट यील्ड वाले और डिजीज रेसिस्टेंस वाले। तो जब आपको ऐसे सेलेक्टेड कॉम्बिनेंट्स क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उनको फर्दर टेस्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में। अब ये भी तो चेक किया जाएगा ना कि अलग अलग एनवायरनमेंट में क्या वो सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जो आपने बढ़िया वाले, आपको मान ली ये बढ़िया वाले आपके मिल गए जो आपको चाहिए था, कौन नहीं है ये प्लांट है। ठीक है, तो मिल गया आपको हाईएस्ट यील्ड और डिजीज रेसिस्टेंस वाला। तो अब उसको अलग अलग एनवायरनमेंट में और एग्रीकल्चर कंडीशन में उसको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जा सके, उसकी अडेप्टेबिलिटी को चेक किया जा सके कि वो अलग अलग कंडीशन में रह पा रहा है कि नहीं, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं। तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। ठीक है, वो सर्वाइव कर पाएगा। तो जब ये पता चलेगा कि हाँ ये बढ़िया है, सुपीरियर है, स्टेबल है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको मल्टीप्लिकेशन उसका किया जाएगा, मतलब बहुत एक लार्ज नंबर में उसको बनाया जाएगा। फिर एक नई वैरायटी के नाम देकर उसको फार्मर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये पूरा हमारा स्टेप होता है किसका, प्लांट ब्रीडिंग का। ठीक, तो ये प्लांट ब्रीडिंग का हमने एक बार इसको स्टेप को देख लेते हैं। ठीक है, फिर से तो सबसे पहला क्या होता है कि हम वेरिएशन को कलेक्ट करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतनी डाइवर्सिटी को, उतनी ज़्यादा प्लांट वेराइटीज़ को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जितना वेराइटीज़ आपने कलेक्ट किए हैं उसमें से आप इवेलुएट करेंगे और पेरेंट को चूज़ करेंगे, जो सबसे बढ़िया वाला कैरेक्टरिस्टिक वाला होगा ऐसे पेरेंट्स को आप चूज़ करेंगे। पेरेंट चूज़ करने के बाद उनको क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाएगा। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो आपके पास ऑफस्प्रिंग आएगा, तो उस ऑफस्प्रिंग को कई जनरेशन के बाद
क्या किया जाएगा, आप सेलेक्ट करेंगे कि हाँ सबसे बढ़िया वाला जब आपके पास आ जाएगा तो उसको अलग अलग एनवायरमेंटल और एग्रीकल्चर कंडीशन में ग्रो करवाया जाएगा। जब सब कुछ बढ़िया रहेगा तो उसकी मल्टीप्लिकेशन करवा के, मतलब उसको लार्ज नंबर में उसका ग्रो करवा के फार्मर्स के बीच में एक नई वैरायटी के नाम देकर उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। तो ये पूरा हमारा स्टेप होता है। और ये हमारा प्लांट ब्रीडिंग का इंट्रोडक्शन था। इसमें हमने क्या देखा कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है और क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, जैसे प्लांट इंट्रोडक्शन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीज़ें प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आती है। ये सारी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर परफॉर्म की जाने वाली अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं और स्टेप देखा हमने। ठीक है, तो अब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।